मैं सद याकूब। आप दें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान इंडिया डिबेट विद आर्या मकबूल जान। ये है मेजर गौरव आर्य साहब, आर्या मकबूल जान और आलिया शाह की डिबेट हो रही है पाकिस्तान। आई थिंक ये थोड़ी वीडियो पुरानी है, 76 ईयर्स हो गए। तो वीडियो लेंथ ही है काफ़ी, 1 घंटे करीब की है, 54 मिनट्स की है। तो कोशिश करेंगे एक सीटिंग में हो जाए। अगर एक सीटिंग में ना हो सके तो इसके 2 पार्ट्स करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो देखते हैं इसका आज पार्ट 1, अगर आपको अच्छा लगा इसका रिएक्शन तो इसके पार्ट 2 का फिर रिएक्शन करेंगे। देखते हैं दोस्तों। मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बड़ी खास डिबेट लेकर आए हैं। सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जब हम बात करते हैं ताल्लुकात की, तो इसके ऊपर बहुत बहस की जाती है, और खास तौर पर क्योंकि ये जो टाइम है, ये 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस, आजादी की हम बात करते हैं, 75 साल आजादी को हो गए। पर जब हम इस मौजू पर आते हैं तो हमारा एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर क्या वजह हुई कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाए, बेहतर नहीं हो पाए अभी तक। हम किस जगह पर खड़े हैं इस वक्त, और हम आगे किस तरफ जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे प्रोग्राम में जो 2 शख्सियात शरीक हो रही हैं, वो पाकिस्तान और भारत के 2 बड़े नाम हैं। टेलीविजन से मुंसलिक हैं, मीडिया से मुंसलिक हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी शख्सियात की कई जहतें हैं। आज क्योंकि पहली मर्तबा मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान से आर्या मकबूल जान साहब शरीक हो रहे हैं, तो पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। आर्या मकबूल जान को सब जानते हैं, बहुत नोन पर्सनालिटी पाकिस्तान की, अपना एक खास नुक्ता नजर रखते हैं। नियो टीवी से एज ए एनालिस्ट मुंसलिक हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और इनकी शख्सियात की और भी जहती हैं। आज इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आर्या मकबूल जान साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। शुक्रिया बहुत बहुत जी, आपके इनायत, आपने बुलाया। और हमारे साथ पहले भी 2 मर्तबा शरीक हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या जी, जो कि सीनियर कंसल्टिंग एडिटर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एट रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर इनकी बड़ी खास नजर है, पब्लिक स्पीकर हैं, एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मेजर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। थैंक यू अलीज, थैंक यू। क्योंकि पहली मर्तबा जैसे मैंने कहा कि आर्या मकबूल जान साहब आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, तो आर्या जी आपसे स्टार्ट करूं। आप पहला सवाल आपसे, सर ये जो मैंने अभी बात की कि 75 साल हो गए, अब 75 ईयर्स, हम हर साल बड़े जोश और जज्बे के साथ अपनी आजादी मनाते हैं, खूब जोशो खरोश होता है, दोनों तरफ जो है बहुत सी चीजें होती हैं। हम ऐसा भी होता है कि बॉर्डर पर एक दूसरे को मिठाइयां भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ताल्लुकात हमारे बेहतर नहीं हो पाए, ना हम तिजारत शुरू कर पाए, और फिर कई जंगें भी लड़ी हमने। हम देखते हैं कि ये दुनिया इस वक्त ऐसी है कि जहां पर लड़ाई झगड़े और जंगों से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाए। आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं, या आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं कि जो तारीख और जोग्राफी के कैदी होते हैं। हम भी बुनियादी तौर पर तारीख और जोग्राफी के कैदी हैं। हम बुनियादी तौर पर इस सरजमीन पे सदियों से एक साथ रहते चले आए हैं और एक तरह की जिंदगियां गुजारते चले आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसे अय्याम आए हैं कि जिस अय्याम के अंदर हमने एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं एक दंगल, हम आम जुबान के अंदर दंगल कहते हैं, वो बर्पा कर रखा है, और वो दंगल जो है हमारी तारीख का हिस्सा बन चुका हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि हमारी पूरी की पूरी ट्रेडिशन ये है कि पंडित दयाशंकर नशीन जो हैं, जब मसनवी ज़ाहिर इश्क लिखते हैं तो पहले वो हमद लिखते हैं, फिर उसके बाद नात लिखते हैं, फिर मनकबत लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे जाके वो कहते हैं एक बस्ती में था एक सौदागर और उसकी बेटी थी एक हसीन, और इस तरह की वो कहानी फिर बाद में शुरू करते हैं। इसी तरह बाकी दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल थी। हमारा उर्दू लिटरेचर देख लें, हमारे दूसरी चीजें देख लें, ये सारी चीजें जो थी यहाँ पर एक साथ इकट्ठी चली आ रही थी। आप हैरान होंगे कि इस पूरे बरसगीर पाको हिंद के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज ये थी वो इसकी इंडिविजुअलिटी और इसके को 5-6 हजार मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर तकसीम होना और एक छोटी सी फेडरल यूनिटी होती थी, हाँ वो मुगलों की सूरत थी, वह किसी और सूरत थी। लेकिन वो अंग्रेज के आने के बाद हुआ ये कि इसने ये जो छोटे लेवल की यूनिटी थी उसको बहुत अजीब गरीब तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, जिसके साथ ये वो लोग जो थे वो आपस में इस तरह लड़े।
1900 के आगाज से हमारे साथ एक ऐसी सूरत हाल बिल्टअप हुई है कि जिस सूरत हाल में फिर हमने इकट्ठे रहना छोड़ दिया। हमारे यहाँ शुद्धि आई, हमारे यहाँ संगठन आई, हमारे यहाँ उसके बाद सारे का सारा फिर बाकी सारी चीजें शुरू हुई। एक दो कौमी नजरिए से पहले एक यक कौमी नजरिया आया, और यक कौमी नजरिया जो था वो सबको मालूम है कि वो नागपुर के अंदर किस तरह पैदा हुआ और नागपुर में कौन कौन लोग थे। मैं तारीख में दोहराना चाहता हूं, कोई आज की बात करनी चाहिए। इस सारी कैफियत के अंदर फिर पाकिस्तान बना, उसमें दो कौमी नजरिया, उसकी कोक में से एक दो कौमी नजरिया बिल्टअप हुआ। क्या नहीं, एक और कौम भी जिंदा है, सिर्फ एक ही कौम नहीं है कि जिसका ये पूरे का पूरा इंडिया है या पूरा का पूरा भारत है। एक और कौम भी है, उस कौम ने फिर पैदा होना चाहा, लेकिन फिर भी हम जिंदा रह सकते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारा मामला यह है कि पाकिस्तान हो या भारत हो या कुछ और, अंग्रेज जो कुछ लाइनें खींच गया हुआ है ना, वो इतने मुकद्दस और मोहतरम और बुजुर्ग हैं कि हम उनको हम छेड़ना नहीं चाहते। मतलब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आप ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सिंध टूट जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान टूट जाएगा। हालांकि सिंध जो है वो तो अगर सदियों से चला जाए तो पंजाब भी सिंध में शामिल था, लेकिन ये नेपियर की लाइन लगाई हुई जो सिंध की थी वो नहीं टूट सकती। इसी तरह आप बलूचिस्तान के अंदर 3-4 कौमियतें रहते हैं, लेकिन अंग्रेज ने एक बनाई हुई थी। यही कैफियत वो रेड क्लिफ की तकसीम थी, जिसके ऊपर हम दोनों आज तक समझते हैं कि वो आसमान से उतरी हुई एक तकसीम थी, जिसके अंदर कश्मीर अगर उधर था तो उधर रह गया, यहाँ था तो यहाँ रह गया। हैदराबाद दक्कन जो था वो अगर वो निजाम हैदराबाद के था, बेशक पीछे आबादी किसी और की हो, ऊपर बेशक निजाम को रहना चाहिए क्योंकि निजाम तो सदियों से चला आ रहा था। फिर इसका बंगाल, ये ऐसी की सैसी चीजें हैं जिसके हम कैदी बने हुए हैं, और इस कैदीशिप से हम निकलने को तैयार नहीं। ये कैदीशिप हमें रास आता है, हमारी सियासी पार्टियों को भी रास आता है, हमारी पॉलिटिकल एलीट को भी रास आता है। हम उसके बुनियाद पर वोट मांगते हैं, हम उसके बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं और अब तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ। अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरह कहे कि आओ बैठो। अगर 1947 में हम समझते थे कि एक तकसीम हो सकती है हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे, तो एक और तकसीम जो होती है अमन के बुनियाद पे, एक और सूरत बनन जरूरी नहीं होता कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क या इतना छोटा मुल्क बन सकता है, छोटे बड़े मुल्क भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर राजी नहीं होते। जो 1920 में नेशन स्टेट्स बनी थी, 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया था, 1920 में वीजा रेगुलेशन आई थी, 26 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बनी थी। जो चिड़ियाघर में तकसीम दुनिया को कर दिया गया है, वही चिड़ियाघर के पिंजरे हमें चाहिए, हमें कोई और पिंजरा नहीं चाहिए। हम अपना पिंजरा खुद डिजाइन करना ही नहीं चाहते। जी मेजर साहब, जिस तरह और्य जी ने बात की, इसमें एक तो ये कि हम तारीख में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो लकीरें खींची तो जिस वक्त तकसीम हुई उस पे भी कुछ इस तरह के सवाल हमेशा से उठते हैं कि देखें यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ये काट दिया, ये कर दिया। उस बिना पे भी बहुत सारे जो हैं वो रिजर्वेशंस रहते हैं। फिर ये कि एक चीज इन्होंने ये बात कही जो बिल्कुल बिल्कुल सही दिखाई देती है कि लगता है कि अब हम करना ही नहीं चाहते, बस बहुत हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में है कि हम कहते हैं कि रहने दो, क्या बात ही नहीं होती उसके ऊपर, हम समझते ही नहीं कि कुछ जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वजह है, क्यों नहीं दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात ऐसे बेहतर हो सके कि दोनों ही तरक्की करें? आलिया जी, अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं औरिया साहब ने जो बात करी थी, मैं उसके ऊपर 2-3 बातें अपनी और कहूँगा। लार्जली इन्होंने बातें काफ़ी हद तक मैं अग्री करता हूँ जो औरिया साहब ने बातें करी हैं, कुछ उसमें जोड़ के इजाफा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि एक तासुर है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत, मुगल जो थे उनका आना भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था। देखिए, मुगल करीब 250-300 साल उन्होंने, 1526 में बाबर आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, एंड 1857 में मुगल साम्राज्य निपट गया। भारत का जो रिकॉर्डेड इतिहास है वो 5000 साल का है, लिखित जो पाया गया है, और वैसे उससे बहुत पुराना है। ये जो मोहनजोदाड़ो वगैरह और हड़प्पा वगैरह जो अभी पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, सो भारत का इतिहास उससे भी पहले जाता है। ये तो मिला है, नीचे खोदेंगे और भी मिलेगा। मुगल्स अगर एक 24 घंटा देखें, अगर एक 24 घंटे की साइकिल को माने जब से भारत आए, तो मुगल उसमें से 5 मिनट भी नहीं है।
पहली चीज। पर हाँ, क्योंकि इतनी बातचीत होती है मुगलों के बारे में और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं मुगलों के बारे में, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, तो कॉन्वर्सेशन में मुगल हैं। पब्लिक लाइफ में अगर आप मुस्लिम रूलर्स का नाम लें तो मैं अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मुगल रूलर्स के कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थे। ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम रूलर्स थे मुगल्स के अलावा जिनके बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थे। उसमें सरफहरिस्त नाम है शेरशाह सूरी का, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। और उस जमाने में 5 साल का राज था शेरशाह सूरी का, और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। आज की तारीख में 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शायद ही कोई मुल्क है वो काम कर पाए जो उस आदमी ने उस समय कर दिया था। पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। मुस्लिम रूलर्स में से भी ऐसे कई रूलर्स थे जिन्होंने मुगलों ने अपने लिए काम करा। ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया, लाल किला अपने लिए बनाया। शेरशाह सूरी ने गरीबों के लिए काम करा। पोस्टल सिस्टम किसने शुरू करा? रेवेन्यू सिस्टम किसने रिफॉर्म करा? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर हम पूरा भारत का, जैसे कि ओरिया साहब ने बोला कि नागपुर में, मुझे ऐसा लगता है, मैं मान के चलता हूं कि इनका इशारा आरएसएस की तरफ से था। तो आरएसएस का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। तो अगर मैं ये बात कह दूं, शायद मैं गलत ना हूं, अगर मैं ये बात कह दूं कि मुस्लिम लीग के जवाब में आरएसएस का जन्म हुआ, उसके पहले हिंदू महासभा थी ऑलरेडी। ये हमें बात समझनी पड़ेगी। आरएसएस के पहले हिंदू महासभा थी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं। आपने ये बोला कि साहब ऐसा क्यों है कि हम लोग पीसफुल नहीं रह सकते। बात यह है कि जो टेम्परेचर है पाकिस्तान और भारत में इतना बढ़ा दिया गया है कि ये शेर की सवारी है, और इस शेर की सवारी से नीचे उतरना लोगों ने कोशिश करी है और तारीख ने उन लोगों को निपटा दिया है। ऐसा हुआ है। आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान भी गए थे आडवाणी जी, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए, पता नहीं कहां कहां गए, बहुत पहले की बात है, मुझे तो याद भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे पाकिस्तान, आपकी तरफ से नवाज शरीफ साहब आए थे, और भी लोग आए थे। और बात यह है कि लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करी, पाकिस्तान से भी कोशिश करी, भारत से भी कोशिश करी, ये किसी वजह से नहीं हो पाया। इसमें भारत के भी कंसर्न्स हैं काफी कुछ, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के भी कंसर्न्स होंगे। इसमें ऐसी बात नहीं है। आखिरी चीज, मैं इतिहास को लेकर, तारीख को लेकर एक बात बताता हूं। भारत में कई लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा मानना है कि, और कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं, जो मुस्लिम्स आए थे, राजा महाराजा आए थे, सुल्तान आए थे, उनको कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो उनको विलेंस मानते हैं। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है। मोहम्मद बिन कासिम 711 सिंध आए थे, और सिंध के राजा से उनकी लड़ाई हुई। तो जब अगर सिंध के राजा से लड़ाई हुई, इसका मतलब कि अमन को लेकर नहीं आए थे वो, तभी तो जंग हुई, और फिर सिंध के राजा को मारा। और कहानी ऐसे सुनने में आती है, लेजेंड है, पता नहीं सही है गलत है, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बेटियों को ले गए, फिर उसको खाल में बांध के, ये मैंने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी है। मुझे हिस्टोरिकली मुझे नहीं पता कि सच है कि गलत है, लेकिन मैंने सुनी है अपने कान से। तो ये एक चीज है। जब गजनवी आया, जब गौरी आया, ये सब लोग जब बाहर से आए, तो उस जमाने में चलन भी था कि लोग आते थे, ऐसा करते थे, ऐसी लूट होती थी, सोमनाथ जैसे मंदिर टूटते थे। पर चलन होना इसका मतलब ये बात नहीं है कि ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है। और इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है यहाँ पे। उस समय भारत में यूनिटी नहीं थी, उस समय हिंदू थे, हिंदुओं में यूनिटी नहीं थी। आज जो हम देख रहे हैं, जो बदल रहा है माहौल, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हिंदू यूनिटी का है, हिंदू एका का है। जो कई हजारों साल से हिंदू एक नहीं थे, पंथ के नाम पे अलग अलग हो गए, जातियों के नाम पे अलग अलग हो गए। ठीक है, ये लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा, ये वेद पढ़ेगा, वेद नहीं पढ़ेगा, 10 चीजें थी जो हमारे धर्म में या हमारे सिस्टम में, अगर मैं धर्म को भी ना कहूं, हमारे सिस्टम में कुरीतियां थी, वो बुरी चीजें थी।
तो हमने आपको रिफॉर्म भी करा अपने आप को। हमने बोला ये ठीक चीज नहीं है, इसको निकालो। हमारे ट्रेडिशंस में कुछ गलत चीजें थी, उनको हमने निकाल के बाहर फेंका और अभी भी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं जो चीज गलत है, क्योंकि सेल्फ एक जिसको कहते हैं कि एक पाथ लेना चाहिए जिसमें सेल्फ करेक्शन होना चाहिए, वो हम मानते हैं और हमें भी गलतियां रही हैं पास्ट में, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मुझे फ्यूचर जो है आलिया जी, अगर मैं बोलूं कि मुझे ब्राइट लग रहा है तो ये मेरी बात झूठ होगी। मैं फिर झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहता हूँ फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि फ्यूचर ब्राइट है। मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे काफी लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि जब से मोदी जी आए तब से। जब पाकिस्तान के 2 हिस्से करे थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की, और जो पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई है ना बीजेपी के टाइम पर सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बीजेपी पावर ही बहुत कम में रही है। हम बात कर रहे हैं 1999 कारगिल की, वरना लाल बहादुर शास्त्री 1965 में थे, जवाहरलाल नेहरू 47-48 में थे, इंदिरा गांधी 1971 में थी। तो ये इतिहास है हमारा। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके आने जाने से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बदलती, लोगों के एक नजरिए बदल जाते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आखिरी में बस एक बात और कहूंगा, फिर ओरिया साहब की तरफ आप चले जाएं। हम जो कश्मीर की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है और कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, 1994 में कांग्रेस की सरकार थी पावर में, जब इंडियन पार्लियामेंट ने यह कहा था ऑफिशियली कि कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो और गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमारा है, हमें इसको लेना होगा। ये कांग्रेस की सरकार ने कहा था, बीजेपी की सरकार ने नहीं कहा था। तो दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। आलिया जी। और ये जी आपके पास में 2 सवाल लेकर आ रही हूँ, लेकिन आप खुद भी इसके जवाब में जो भी कहना चाहें। एक तो ये कि जो मेजर साहब ने बातें की उसमें एक सवाल बहुत ही उठाया जाता है कि देखिए आप इतनी अहमियत देते हैं, आप ये कहते हैं कि गौरी और गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम तो ये तो सब इन्वेडर्स थे, इस तरीके से जो है वो अब हमारे जो हीरोज हैं वो उन तरफ विलन समझे जाते हैं, और शायद यही मामला वाइस वर्सा भी। एक तो ये बात कि क्या, और फिर ये भी बात की जाती है कि आपका जो कल्चर है, आपकी जो रूट्स हैं वो तो यही है, लेकिन आप लोग अब बिल्कुल उससे अलग हो गए हैं, जो कि पसंद नहीं की जाती बात। दूसरी एक और बात कि देखिए ये जिसको कि मैं भी कहती हूँ कि ये बात सही है कि वहां से जिस तरह के वाजपेयी साहब भी आए, फिर उसके बाद पीएम मोदी एक मरतबा इस तरह आए कि जब पता ही नहीं चला कि वो आए हैं और अचानक से आ गए। अच्छा, हमने उसको बुरे मानों में लिया, लेकिन अगर आप और ये देखें कि पूरी दुनिया में कहीं किसी आपसे बड़ा कंट्री, बड़ी इकोनॉमी, उसका अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं चला जाए तो उसको अच्छे उसमें खुशी में लेना चाहिए कि जी ठीक है चलें अगर अचानक भी आ गए। लेकिन हम उसको सियासत पे इस तरह की चीजों को खेलते हैं जिस बिना फिर ज्यादा हालात खराब होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहले शुरू से बात की थी कि हम बुनियादी तौर पर जुग्राफिया के कैदी हो चुके हैं, ये बड़ी अहम बात थी। इसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था। बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 200-150 साल से हमें जमीन का कैदी बना दिया गया है, वरना दुनिया में जमीन का कैदी कोई नहीं होता था। ये जो मौजूदाड़ू की हम बात करते हैं, ये मौजूदाड़ू के रहने वाले लोग जो थे ये हम नहीं थे। हम सारे के सारे गुज़श्ता तकरीबन 4-5 हजार साल से बाहर से आए हुए लोग हैं। हमारे इलाकों के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर हमें भूख आ गई थी, हम वहां से उठे, हमने यहाँ की पूरी तहजीब का कलाकमा कर दिया, उनको कत्ल किया, और उसके बाद हमने कहा कि ये तो 7000 साल से हमारे हैं। दुनिया में पूरी दुनिया की तहजीब जो है आज तक मामला यह है कि जो जमीन ऐसी चीज है कि ये जो माँ जिसको मैं और आप धरती माता कहते हैं, इसके साथ ना कभी कोई कहत में रहा है, ना कोई बीमारी में रहा है, ना कोई बेरोजगारी में रहा है। जिस दिन ये धरती माता जो है ये घोड़ों के लिए घास देना बंद करती थी या इंसानों के लिए पीने का पानी नहीं देती, लोग इस माँ को छोड़ के चले जाते थे। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस जो है अफ्रीका में हुआ है। तो ये दुनिया जो थी ये बड़ी मजेदार जगह थी। यहाँ पर एक बगदाद से एक आदमी उठता था, यहाँ के दुकान खोलता था और बगदादी हकीम कहता था। मैंने आबादान के अंदर, मैंने उसके अंदर हिंदी ताजरों की दुकानें देखी हैं जो कि फारसी में कतबे लिखे होते थे और वहां पर लिखे थे। बड़ी कमाल की जगह थी। फिर हमने उसको नेशन स्टेट्स के अंदर तकसीम करके कहा ये तुम्हारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर तुमने 1-1 इंच की हिफाजत करनी है, तुम इस इंच के ऊपर। और इसकी वजह यह थी कि पूरी दुनिया की आर्म्स इंडस्ट्री आपके पीछे थी।
उसने आपको वो उसने चलना इस बात, उसने वो सारे का सारा एक बिल्टअप किया। उसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ाई, उसी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ाई, उसी ने हीरो बनाए, हमारे यहाँ निशाने आदर बनाया, आपके यहाँ कोई और बनाया, किसी यहाँ विक्टोरिया क्रॉस बनाया, और हमने दुनिया जहान को एक आग का गोला बना दिया। उस गोले के अंदर से पाकिस्तान भी बना, उस गोले के अंदर से यूरोप के मुल्क बने, बेल्जियम जैसा मुल्क पैदा हुआ, लक्समबर्ग जैसा मुल्क पैदा हुआ, इराक की बाउंड्री बनी कि हम वहां से हैं, मिस्र की बाउंड्री बनी कि हम तो फ्राइन मिस्र वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्टअप हो गई। अब मैं जो बलूचिस्तान में रहता हूं वो कहता हूं मैं 7000 साल पुराना जो है मेरगढ़ मेरा है। ओ भाई, तुम तो कल हलब से उठ के आए थे, तुम्हारा मेरगढ़ कहां से हो गया? सारे बलोच हैं 1000 साल पहले आ गए, मेरगढ़ में 7000 साल पहले थे, तुम्हारे बाप दादा आए, उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन हमने एक आर्टिफिशियल मोहब्बत जमीन के साथ इसलिए पैदा कर दी हुई है जिस वजह से हम चाहते हैं कि जमीन जो है तकलीफ नहीं हो सकती, और वो उसी वजह से हम लड़ रहे हैं। अब आते हैं इस मामले के अंदर कि हमने मोहब्बत कितनी बीज बोई और कितनी नहीं बोई। मसला यह, अडवाणी साहब पाकिस्तान आए थे, मैं उस वक्त कटास राज पे काम कर रहा था, बड़ी लंबी मुलाकातें हुई, फिर मैं इंडिया गया, अडवाणी साहब के घर पे 2 दफा मैंने खाना खाया, लंबी चौड़ी मुलाकातें। मैं उनको एक इतना शानदार किस्म का पढ़ा लिखा जैसे इंसान समझता हूं कि इसके अंदर तहम्मुल, पुरतबारी, हर चीज मौजूद थी। कोई जगह ऐसी नहीं है जो कि बनारस से लेके खजुराहो तक और खजुराहो से लेके अजंता और तक, जो कि उस वजह से मैंने विजिट नहीं की क्योंकि मैं कटास राज पे काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, मसला पता क्या है? मसला यह है कि दोनों तरफ हम बड़ी अजीबोगरीब पॉलिटिक्स में, अगर पाकिस्तान में वाजपेयी यहां पर आते हैं और या मोदी यहां पर आता है तो हम नवाज शरीफ की बात करते हैं, तो अगर तो आप होते हैं कि जरा सी एक सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है अगर कोई दे दे, कांग्रेस को क्या गाली पड़ती है? इसी बिना तो पड़ती है कि प्रो पाकिस्तान हो या तुम उस तरह। हमने टेम्परेचर बहुत राइज कर दिया है, और टेम्परेचर राइज करने की बुनियादी वजह है वो वोट की पर्ची, और हम उस वोट की पर्ची को हम किसी तौर पर भी आजादाना तरीके से हासिल नहीं करना चाहते, हम उसकी बुनियाद के ऊपर लड़ना चाहते हैं। ये है बड़ा हमारा अलमिया, और उसकी एक ही वजह है कि हमने कभी किसी तौर पर एक इंडिपेंडेंटली दिमाग में से ये चीजें निकाल के कि भाई पड़ोसी हैं। आप मुझे ये मुसलमानों से मैं अक्सर सवाल करता हूं, मैं जब बताऊं, मुझे बताओ मुसलमानों ने कहां पर अपने पड़ोसियों से इस तरह की जंग की हो तारीख के अंदर? बाकी चीजें अपनी जगह मिलती हैं, लेकिन वो जो उस फैसिलिटी के अंदर वो अपनी वो इक़्तिदार की जंगें थी जो मुसलमानों से पहले चली आ रही थी। कौन नहीं जानता कि ईरान जो है, ये पूरे का पूरा इलाका जो था, बहरीन का, अबुधाबी का, मस्कत का, ओमान का, शाम का, वहां ये शाम इनकी और रोमन्स की जंग नहीं होती थी वहां पर, और वो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड। ये जंगों की अजीबोगरीब जो आपने देखा, जो इतिहास है ना राजाओं महाराजाओं और महाराजाओं का, इनकी महाभारत में भी है, हमारे यहाँ भी चला आ रहा है। हमारे यहाँ भी विनर जो है उसको वो हीरो है, इनके यहाँ भी विनर हीरो है। तो असल मसला ये है, इससे हम निकल नहीं पाते। वही हमारे आज की मौजूदा सूरत हाल जो है, अब खुद सोच लें। क्योंकि ये फौज में रहे हैं, इनको खुद पता होगा। मैं 2019 का जिस वक्त मैं पढ़ता हूँ कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, वो सारे का सारा, और कुवैत का, तो मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान से जंग तो इंडिया की खत्म हो गई, पाकिस्तान से तो मामला शायद खत्म हो या ना हो, इंडिया को किस तरफ से खेला जा रहा है। और क्वाड क्या है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना क्या है? एक मुल्क अमन से रह रहा है, हमने उसको कंटेन करना है, हमने उसको रोकना है। और क्वाड में क्या करना है? हमने ये करना है, हमने फला करना है। अब इसमें जब तक आप ये नहीं भरेंगे कि तुम शिव के सिपाही हो, तुम जो है बादशाह हो, वैसे हम करते हैं कि हम तो बिना इस दुनिया को फतह करने के लिए आए हैं। ये अंदर का ये जब तक वो जैसे कहते हैं ना, वो बड़ा बड़ा रथ यात्रा तो और बात है, रथ पे सवार और हमारे यहाँ घोड़े पे सवार, ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ा कमाल की बातें हैं। इस वजह से हम बैठ नहीं पाते किसी तौर पर। और मैं एक बात बताऊं, आज की दुनिया में जिंदा जब तक हम नहीं होते, जब तक हम ये नहीं समझते कि ये मैं ओरिया मकबूल जान ने जो ये छोटा सा घर लिया है, इस घर के अंदर आज से 5000 साल पहले वाला बंदा भी मेरा था, तो उस वक्त तक हम उससे नहीं कर सकते। मैं आज जहां पर हूं और यही आज मेरा है। इसी आज को ना को सोचता है, ना इसके ऊपर अमल करता है, ना को बनाता है। हम दिन ब दिन जैसे कहते हैं पागल होते चले जा रहे हैं एक दूसरे के मामला। ठीक, मेजर साहब जो बातें हुई वो आपने सुन ली। आप भी इसका जो भी जवाब देना चाहें। मेरा इसमें से जो सवाल निकल रहा है वो ये है कि ये बात एक कही जाती है, यहाँ पर उठाई जाती है कि देखिए वो ना तस्लीम नहीं करते, यानी ये कि वो ठीक है, जिस तरह औरिया जी ने कहा कि अब जो घर इस वक्त है वही है और उसी को जो है वो, तो इसको
एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दूसरी एक और बात उन्होंने कही कि जो वहां पर भी जो है वो लड़ाई झगड़े राजे महाराजे और इसी तरीके से इस तरफ भी है, तो ये तो फेनोमेना हर तरफ चलता है। और क्वाड की भी बात की, इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जहां तक ये बात है कि राजे महाराजे लड़ते थे, तो आज से नहीं लड़ रहे, हजारों साल से लड़ रहे हैं राजे महाराजे। भारत के एरिया में भी लड़ रहे हैं, बाहर भी लड़ रहे हैं, यूरोप में भी लड़ रहे हैं। जो अगर आप बात करें ये कॉन्स्टेंटिनोपल की और बाकी लोगों की जो मुस्लिम रूलर्स ने लड़ाई करी थी, ये तो तारीख का हिस्सा है। इसमें दिस इज द ट्रूथ, ये तो सच बात है। देखिए, दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि जो ओरिया साहब ने बोली थी, आपने क्योंकि बोला कि ओरिया साहब की बात पे कमेंट करें। पहली चीज तो इन्होंने बोला जैसे सेंट्रल एशिया, देखिए मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में मेरी इतनी नजर नहीं है गहरी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बाप दादा, मेरे एंसेस्टर्स इसी मिट्टी के हैं। हमारे जो फैमिली ट्री है, हमारा फैमिली ट्री यहीं का है। मेरे खानदान में कोई सेंट्रल एशिया से, कोई फॉरेन कंट्री से नहीं आया। नो बडी फ्रॉम माई फैमिली, और मैं मेरी रिश्तेदारी में कोई बाहर से नहीं आया, सब इसी मिट्टी के। तो वी आर फ्रॉम हियर ओनली। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि फॉर मेनी जनरेशंस, 15-18 जनरेशंस की तो बात हम कह सकते हैं, उसके पहले तो नोबडी नोज व्हाट हैज हैपेंड। जिस भगवान की पूजा मैं करता हूं, मेरे एंसेस्टर्स भी उसी भगवान की पूजा करते थे। तो इसमें एक और चीज है कि भारत अलग अलग जगह ना, जैसे कि जब इस्लाम फैला, जब क्रिश्चियनिटी फैली, तो ये दो बड़े रिलीजन्स हो गए जिनके बीच में तकरार भी हुए। फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड हुई, और काफी जेरूसलम के पीछे काफी लड़ाइयां हुई, खून खराबा हुआ। और मतलब इट वाज ये एक इतिहास का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। यूरोप तो क्रिश्चियन नहीं था, यूरोप क्रिश्चियन हो गया। स्पेन 700-800 साल के लिए मुसलमान हो गया। ये ईरान जो था, ईरान पहले मुस्लिम नहीं था, ये मुस्लिम हो गया। इजिप्ट पहले मुस्लिम नहीं था, ये हो गया। तो ये सारे की सारी दुनिया के जितने भी थे, या तो ये ईसाई हो गए या ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हो गए। जहां जहां पे फतेह करी, लोग कन्वर्ट हो गए। जैसे जैसे फौजें आगे बढ़ी, वैसे वैसे इनके सिलसिले बढ़ते चले गए। सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुस्लिम्स भी आए, अंग्रेज भी आए, और आज भी ये 80% से ज्यादा हिंदू है। सिर्फ एक अकेला मुल्क है इस दुनिया में जो पहले भी था। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले भी ये हिंदू था। इस्लाम के पहले, क्रिश्चियनिटी 700-800 साल पहले आई थी इस्लाम के। क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट के बर्थ की बात कर रहा हूँ, ये तब भी हमारा मुल्क हिंदू था। इस्लाम के आने के बाद भी मेजोरिटी हिंदू था। हाँ, इसमें बाकी पॉपुलेशन आई, सेटल डाउन हुए, बाहर से बहुत लोग आए। एक तो ये चीज है। देखिए, जहां तक चाइना की बात है, मुझे कहता है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं यहाँ पे ओरिया साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि चाइना पीसफुल है। हमारा चाइना के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है। चाइना के साथ, चाइना पीसफुल नहीं है। और क्या क्वाड चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल क्वाड चाइना के खिलाफ है। क्या भारत चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल चाइना के खिलाफ है। इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात है ही नहीं। हम अपनी कैपेबिलिटीज किसके खिलाफ डेवलप कर रहे हैं? पाकिस्तान से हमें इतना खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इतना डिस्टेबलाइज अंदर से हो चुका है। यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। हमें नहीं लगता कि कुछ सालों तक पाकिस्तान से, हाँ, छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी। एक टेरर अटैक हो गया, एक यहाँ पे दहशतगर्दी का ये हमला हो गया, ये सब चलता रहेगा, छोटी मोटी चीजें। बट अगर हम सोचें कि बिग लेवल मिलिट्री मिसएडवेंचर होगी कारगिल टाइप की, तो वो मुझे नहीं लगता होने वाली है। तो ये हथियार किसके लिए खरीद रहा है इंडिया? जाहिर सी बात है, चाइना के लिए खरीद रहा है। जाहिर सी बात है, 90% चाइना के लिए खरीद रहा है। और चाइना को कंटेन करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। 1962 का जो हमारे साथ जंग हुई थी ना चाइना की, वो हम हार गए थे। और ये हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि हम जंग हार गए थे। और हमें सबसे पहले ये सिखाया गया था कि अगर तुम्हें सीखना है अपनी तारीख से, तो सबसे पहले सच बोलो। अगर हार गए तो हार गए। ये मत बोलो कि हम जीत गए और पर किसी ने साजिश कर दी और हम तो जिताए बैठे थे। नहीं, किसी ने साजिश नहीं करी, हम कमजोर थे, इसलिए हम चीन से हारे, और वो चीज हम दोबारा होने नहीं देंगे। ठीक है, चीन चाहता है, चीन आ गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। पहले डोकलाम में आ गया था, सिक्किम के एरिया में, फिर चीन आ गया गलवान के एरिया में, फिर अब चीन अरुणाचल प्रदेश में दरवाजे खड़खड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाइना कहता है कि साहब ये एरिया हमारा है। तो चाइना जो रशिया का पोर्ट है व्लादिवोस्टॉक, उसको भी चाइना कहता है हमारा है। चाइना का बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलता है। चाइना का बॉर्डर 12 या
13 मुल्कों से चाइना का बॉर्डर मिलता है, और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट 23 मुल्कों के साथ बॉर्डर, जिसके साथ चाइना का बॉर्डर नहीं है उसके साथ भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो देखिए ये जो चीज है ना पूरी चाइना वाली, ये वी डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट दैट चाइना इज पीसफुल। चाइना, हाँ, चाइना जंग डायरेक्टली नहीं लड़ता, क्योंकि चाइना 1979 में घुसा था वियतनाम के अंदर, उसका एक्सपीरियंस काफी खराब रहा। रशिया के साथ झड़प हुई चाइना की, उसमें चाइना का एक्सपीरियंस खराब रहा। तो हाँ, जहां तक वॉर की बात है वो चाइना के लिए हर समय सेकंड ऑप्शन है, लेकिन हमें भी पता लगाना है, और हमने पता लगाया है कि चाइना की, जिसको कहते हैं ना कि जादूगर की जान तोते में होती है, बड़ा मशहूर कहावत है, कहानियां हैं, जो तोता है ना जादूगर का, वो चाइना की सप्लाई लाइंस है। जो चाइना की जो सप्लाई लाइंस हैं, चाइना का जो पूरा मामला है, किस तरीके से चाइना का बिजनेस रन करता है, दैट इज समथिंग दैट वी आर टैकलिंग। इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन कि भारत सिर्फ अपने जंगी जुनून में आकर S-400 भी खरीद रहा है और ये भी खरीद, नहीं, सिर्फ वो नहीं है। हमें यह पता है कि चाइना के कौन सी चीज कब डिसरप्ट करनी है। क्या भारत आज डिसरप्ट कर सकता है? शायद नहीं, शायद नहीं, लेकिन क्या भारत इसकी तैयारी कर रहा है? बिल्कुल तैयारी कर रहा है। हो सकता है 10 साल के अंदर हमें वो सलाहियत हासिल हो जाए हमें कि हम वो काम भी कर सकें, क्योंकि चाइना ऐसी बात नहीं है कि लद्दाख के सामने आ गया और चाइना फिर नहीं आएगा। चाइना फिर आएगा और फिर आएगा और फिर आएगा, और ये आता चला जाएगा जब तक चाइना को हम रोकेंगे नहीं, और हमने चाइना को रोकना शुरू कर दिया है। चाइना पीसफुल नहीं है। आखिरी चीज, एक आपकी इजाजत हो तो बस 1 मिनट और लूंगा। जी जी। मैं ओरिया साहब को भी बताता चलूं और आलिया जी आपको भी बताता चलूं कि देखिए ऐसा है ना कि लोग कहते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ गया। मैंने कई पाकिस्तानी टीवी में सुना है कि भारत अमेरिका की गोद में नहीं बैठा, अमेरिका हमारी गोद में बैठा है। हम जो अमेरिका से लेते हैं, अमेरिका को पैसे दे के लेते हैं। अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स लिए, अमेरिका को डॉलर्स दिए, फिर लिए। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज कि अमेरिका नहीं भी होता, अमेरिका तो कहीं नहीं था ना जब 1962 में हमारी लड़ाई हुई थी चीन के साथ। जब नाथुला में 1967 में झड़प हुई थी, तब तो अमेरिका कहीं नहीं था। तब तो भारत की दोस्ती सोवियत रशिया के साथ थी। अमेरिका के साथ तो हमारी बातचीत भी बहुत कम थी उस वक्त, लेकिन तब भी चीन के साथ है। तो कोई भी ये सोचे कि भारत चीन को इसलिए आंखें दिखा रहा है या चीन से इसलिए झड़प हो रही है क्योंकि अमेरिका ने उसको बोल रखा है कि बेटा चिंता मत करो, तुम चढ़ जाओ सूली पे और हम तुम्हारे साथ, ऐसी बात नहीं है। हमारी लड़ाई चाइना से आज की नहीं है, हमारी लड़ाई चाइना से 50-60 साल से चल रही है, 70 साल से चल रही है चाइना से। और चाइना से हमारी झटपट काफी टाइम से। दलाई लामा को इंडिया में इसीलिए तो हमने शरण दी है। दलाई लामा साहब जो बैठे हैं इंडिया में, वो क्यों बैठे हैं? टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया में क्यों है? तो हमें पता है कि चाइना को कहां चाइना के दुख दर्द हैं। देखिए, ये हम क्यों झूठ बोलें, क्यों झूठ बोलना? बात यह है कि चीन हमें दर्द देगा, हम चीन को दर्द देंगे, इतनी सिंपल सी बात है। दैट इज इट। इसमें और कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। ठीक। और ये जी एक तो बात जो मेजर साहब ने की वो ये कि क्वाड जो है वो चाइना की, ये आपको इससे जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक जो बात मैं आपसे करना चाहूँ सर, हम जिस तरह मेजर साहब ने कहा कि जो सुपर पावर्स हैं वो उनकी गोद में जाके बैठी हैं, एंड दिस इज रियलिटी। हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया की बन चुकी है, जितना बड़ा कंट्री, जितना स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, हम जब अपने आप की तरफ देखते हैं तो हम तो उसके ऑपोजिट हैं। तो 75 ईयर्स में चले लड़ाई झगड़ा एक तरफ के, हम दोनों कंट्रीज जो है वो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन ऐसी क्या बात है, आप क्या समझते हैं कि भारत इतनी तरक्की कर गया, बांग्लादेश इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान इतना नीचे चला गया, इतना पीछे चला गया कि जो बातें होती हैं वो आपको भी पता है, हम जिस सिचुएशन में इस वक्त खड़े हैं। तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि फिर क्या कहा यह जाता है कि गलती इसी तरफ है, कुछ सोच बदलनी पड़ेगी? देखें, 2-3 चीजें बड़ी मजेदार की हैं और आर्या साहब ने बड़ी कमाल की बातें उन्होंने की हैं। एक तो पहली बात तो यह है कि मैंने तारीख की पूरी ओवरऑल 6-7 साल की तारीख बनाई थी कि दुनिया में कोई भी कहीं का नहीं है। एरियंस जो थे वो सारे के सारे वो सेंट्रल एशिया से उठे थे, और जर्मन के ओरिजिन भी एरियंस है, वो भी सेंट्रल एशिया से। उनका भी इंडिया के अंदर भी जो लोग आए थे, उन्होंने जो मोनजोदाड़ो को सबसे पहले तबाह किया था, तो मोनजोदाड़ो के लोग द्रविडियंस थे, और उनको धकेल के उनकी लैंग्वेजेस अब तो पूरी की पूरी इस पर तहकीक हो चुकी है। मैं ये कह रहा था कोई भी कहीं का नहीं होता। 15 पुश्तों से रहे, कोई 15 पुश्तों से यहाँ है, कोई 25 पुश्तों से है, कोई सिर्फ 6-7 पुश्तों से। आगे चल के और हालात जब दुनिया में खराब होते हैं तो 2-2 पुश्तों वाले हो जाते हैं। तो दुनिया में एक जमीन ऐसी चीज है कि जिस जमीन के ऊपर बुनियादी तौर पर हम लड़ने के लिए बैठ जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, हालात बदलते हैं तो जमीन छोड़ते हुए देर नहीं लगा
करती। दुनिया में माइग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट ही यहीं पर है। दुनिया पूरी अफ्रीका के सेंट्रल इलाके के थी, सहरा के अंदर। वो कहते हैं दुनिया का सबसे पहला एग्जॉडस जो था वो वहां से आया था, और दुनिया में लोग कुछ वहीं से नॉर्वे को निकले, वहीं से यहाँ आए, वहीं से और जगह चले गए, अगर हम देखा जाए। लेकिन असल मसला यह है कि उन्होंने बात की चीन की। देखिए चीन का इस वक्त मसला है, अगर तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। इसमें दो मेन जो पार्ट वन हमने देखा, आप देखिए, इसमें दो मेन दो बातें थी। वो कौन कौन सी? वो पहली बात ये है कि ये जो आज पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब है, या इतनी ज़्यादा, अब तो खैर आज कल का मैंने बयान सुना है डॉक्टर एस शंकर का, उनके मुताबिक अब तो पाकिस्तान के साथ डिस्कशन के तो जो दरवाजे वो तो बंद हो गए, वो मौके ख़त्म कर दिया। डॉक्टर एस शंकर के मुताबिक अब वो दरवाजे बंद हो गए। तो बड़ा सख्त ये स्टेटमेंट है। वैसे मोदी साहब ने भी एक मरतबा कहा था कि पाकिस्तान के साथ डिस्कशन के दरवाजे बंद हैं। ये ज़मीन इतनी पुरानी है कि न जाने कितने लोग आए और कितने नहीं, फ़र्क है। डॉक्टर एस शंकर, मोदी साहब और चीज़ें हैं, ये सेम रखा। वो भी इंसान ही है, फरिश्ते नहीं है। मैं फरिश्ते नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उनकी बात होती है। इंडिया का अपना क्या डायलॉग इंडियन लोगों का, मोदी है तो मुमकिन है, मतलब कि जो मोदी साहब कहते हैं यार ये तो उनका मानना है ना। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये तो उनका मानना है, उनकी आवाम का मानना है कि वो है तो मुमकिन है। हम ये चीज़ तो नहीं ना मान सकते, या कोई वहाँ का मुस्लिम भी ये चीज़ नहीं मान सकता कि वो जो करेगा वो होगा। नहीं, मुसलमान का मानना ये है कि आप कोशिश करें, होगा वो जो मेरे खुदा को मंजूर होगा। चलें जी खैर। लेकिन बात यह है कि मैंने जितने अरसे से ये डॉक्टर एस शंकर फॉरेन मिनिस्टर है, जितने अरसे से मोदी साहब PM है, जब से मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ, मैंने देखा जो इन्होंने बातें की उन पर पूरा उतरा है। इसलिए अगर आज डॉक्टर एस शंकर ने पाकिस्तान के साथ डायलॉग के दरवाजे बंद किए हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये डायलॉग में मेरे लिहाज से खास करके ये बीजेपी के दौरे मेरे लिहाज से ये अच्छा है। ये बहुत सालों पहले होना चाहिए था। तुम्हारा लिहाज से कैसे अच्छा है? क्योंकि जब तक ये बात करना बंद नहीं करेंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। अब पूछो कैसे? पाकिस्तान को हमेशा उम्मीद रहती होगी कि शायद ये आकर हमारे साथ बात ही करेंगे। पाकिस्तान तरले कर रहा है अब, और किसने तरले किए लाए, ऐसी बातें करके जा रहा है। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब इन्हें ज़रा सा ये महसूस होगा कि हमने कुछ करना है अपने मुल्क के लिए। हमारी कोई अपनी भुकत या अपना कोई स्टैंडर्ड होगा तो सामने वाला मुझसे बात करेगा। चलो बात मैंने स्टार्ट ली थी कि मेन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, पहला जो सवाल था आलिया शाह का औरियम कबूल जान साहब से और मेजर साहब से, दोनों से एक ही सवाल था उनका कि ये जो आज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात इतने शदीद हैं, कोई मतलब इतनी कोई डिस्कशन नहीं हो रही, इंडिया जो है वो इतना कोई आप पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा, तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा वजह क्या है? तो औरियम कबूल साहब ने अपनी वजूहत जो नज़र आती थी वो सामने रखी और मेरे सामने अपने सामने रखी। औरियम कबूल साहब के मुताबिक ये जब बरसगीर में आए थे तो उसके बाद बरसगीर में आज़ादी की जंग लड़ी गई तो उसको दो कौमी नजरिया, मतलब गोल मटोल सी बात है, सीधी सी बात है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आर्मी बात दो टोक थी, इतना घुमा फिरा कर दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी, तो फिर ये बरसगीर के लोग, तो ये गजनवी, तो ये गौरी, तो मतलब ऐसी कहानी सुनाई है। मुझे लगता है इस कहानी को कोई फायदा था। दो टोक बात थी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी नहीं चाहती इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो, क्योंकि जब इंडिया के और पाकिस्तान के हालात ठीक होने लगे हैं तब कोई ना कोई हमारी आर्मी की तरफ से कोई ना कोई ऐसा बड़ा स्ट्राइक या ऐसा बड़ा कोई हमला हो जाता है, फिर हम 20 साल 50 साल पीछे चले जाते हैं, फिर हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हाँ, ये तो आपका मानना है। उन्होंने तो बेसिक जो चीज़ें थी ना, जो पाकिस्तान को अलग करने की बेसिक चीज़ें थी इंडिया से, मतलब वो तो कहानी सुना रहे थे, वो सब बच्चों को पता है, हर एक को पता है, बच्चे को पता है वो कहानी क्या है, वो तो स्टोरी लेकर बैठ गए थे। मेरे नज़दीक इसका बड़ा जो ना एक कॉम्प्रीहेंसिव जो जवाब था वो यही था कि भाई हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आर्मी नहीं चाहती हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो, और इसकी दलाल है, सबूत है। ये टेररिस्ट को ट्रेन करने वाले कौन है? ओ भाई, तुझे अभी तक असल कहानी का नहीं पता। हाफिज सईद को किसने रखा? और यार बच्चों वाली बातें क्यों करते हो? तुम्हें मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि ये मुल्क एक मान लो कि एक एक्स्ट्रा, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा गांव है 7 वाली हमारी बस्ती है 227 की, ये अमेरिका की एक बस्ती है मेरे भाई। वो जहाँ चाहेगा जिस तरफ चाहेगा इसको मोड़ कर इस्तेमाल करेगा।
वो इस खित्ते में अमन चाहता ही नहीं मेरे भाई। अब वो तो पूरी दुनिया में नहीं चाहता। हकीकत तो ये है कि अगर उसने हथियार बनाए हैं तो उसने बेचने भी हैं। वो पूरी दुनिया में नहीं अमन चाहता। मशरिक़ वस्ता का क्या हाल है, मिस्र का, ईरान का, शाम का, इन लोगों का क्या हाल कर दिया उसने। ये सारा किया धरा जो है ना, आप इल्ज़ाम दें पाकिस्तान पर या पाकिस्तान आर्मी पर, तो ये बात एक ही बनती है। वो आर्मी क्या है, वो अमेरिका की आर्मी मेरे भाई। वो नाम पाकिस्तान का, लेवल पाकिस्तान का है, काम पाकिस्तान का नहीं करते मेरे भाई, वो काम अमेरिका का करते हैं। तो हम ये कहें कि हम ख़त्म हो जाएंगे, इंडियन कहें कि ये हम आपको ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ मुमकिन नज़र नहीं आती। कि अगर एक मुल्क जेर हो जाता है, दूसरा खत्म की बात नहीं है, बात है पाकिस्तान के तल्क़ात के अंदर शिद्दत की। तो मेरे नज़दीक मैं जो कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा सीधा दो जवाब इसमें ज़्यादा आग लगाने वाला मीडिया है दोनों तरफ से मेरे भाई। मीडिया, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो मेरे भाई। पाकिस्तान में मीडिया कौन कंट्रोल करता है? इंडिया में कौन करता है? इंडिया में मीडिया कंट्रोल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर किसका कंट्रोल है? हमारी आर्मी का। अच्छा, तो यहाँ जो खबरें जाती हैं वो आर्मी क्यों नहीं कंट्रोल करती? कौन खबर जाती है? यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर जाती हैं खबरें, सोशल मीडिया आप सोशल मीडिया भी अंडर कंट्रोल आ रहा है। ये फायरवॉल क्या है, फिल्टर ही है ना, एक किस्म का फिल्टर लगा हुआ है। सोशल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, सोशल मीडिया का वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी अगर उनके बस में होता तो अब तक वो भी कंट्रोल। जो आपका बंद है ट्विटर, क्यों बंद है? ट्विटर मेरे ख्याल है काफ़ी सालों से बंद है, कोई 1-2 नहीं, साल नहीं, 6 मंथ हो गए शायद, लेकिन बंद है। आर्मी खुद मानती है, बंद किया हुआ। इंडिया में टिकटॉक पाकिस्तान एक मिनट मेरी बात सुन, इंडिया में टिकटॉक क्यों बंद है? जा लाना सवाल ना किया करो बच्चों वाले नहीं, सवाल। मैं बच्चों वाले में ठीक। टिकटॉक चाइना की ऐप है, और जब टिकटॉक आप बनाते हैं ना, उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट के अंदर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। फिर टिकटॉक जो है जब इंडिया में लॉन्च होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन हर बंदे की इंडियन की होगी। तो पहले थी इंडिया में, जब इंडिया को लगा ये तो चाइना इस तरह हमारे घरों तक पहुंच गया, हमारी सारी जानकारी ले सकता है, तो इसकी वजह से फिर इंडिया ने बैन कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर बैन हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि सच्चाई पता चल जाती थी लोगों की, हम मतलब लोग सच क्यों बोल रहे हैं। आप कोशिश हिम्मत इनके बस में होता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बस में होता। अब तक यूट्यूब भी बंद रही है, कुछ ऐसा पाकिस्तान में बंद रही है यूट्यूब, ये भी ध्यान रख लो। यूट्यूब भी बंद कर देते, व्हाट्सएप भी बंद कर देते, टिकटॉक भी बंद कर देते, ट्विटर भी बंद हो चुका पहले, कोई ऐप इधर चल नहीं देते, फेसबुक भी बंद कर देते। लेकिन इसके ऊपर प्रेशर है, पाकिस्तान में प्रेशर है, नहीं तो अब तक हो नहीं था ये भी। अब बोल दो प्रेशर किसका है? प्रेशर उनके अब्बे का है। अब्बे को क्या जरूरत है प्रेशर डालने की? और अल्लाह का बंदे पैसा नहीं कमा रहा है ऐप्स के जरिए। बच्चे हो क्यों, क्या पढ़े नहीं हो, क्या नशे में हो? मुझे पता है सारी बातें, मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ये ऐसा आखिर क्यों है। ट्विटर से भी तो पैसे मेरे भाई आते हैं, उससे क्यों नहीं आते थे? फेसबुक से नहीं आते, ये सारी चीज़ों से पैसे ही आते हैं। और ट्विटर पर ना जो थे ना सियासी लीडर, वो ज़्यादा ट्वीट करते थे, फिर रीट्वीट हो पूरी दुनिया में फैल जाता था। फेसबुक में पाकिस्तान में बड़ी कंट्रोल है, पाकिस्तान में यूट्यूब आप देखें, हमारी जो है रीच कम हुई है, कितनी कम हुई है, और भी लोग सब कितनी रीच कम हुई है, शुएब भाई कितनी रीच कम हुई। तो ये फिल्टर है, सिर्फ रीच कम करो, फर्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचने दो, तो ये कंट्रोल किया हो। टू द पॉइंट बात ये कि हमारी स्टैब्लिशमेंट आर्मी कर रही है, बस कल बात खत्म। दोनों तरफ से खराबी है मेरे भाई, यहाँ ज़्यादा है उधर कम होगी, फर्क से इतना मेरे भाई। अच्छा, इसका जवाब जो ओरियन मकबूल साहब ने, उस पर मैंने बात की। आज जो मेजर साहब ने बातें की, वो उनकी बातें अथेंटिक थी। उनके नज़दीक वो बिल्कुल डिसएग्री कर रहे थे एक तो चाइना के मुद्दे पर, क्योंकि ओरियन मकबूल साहब ने कहा था कि चाइना जो है वो बड़ा पुरअमन कंट्री है, तो उस पर। लेकिन इधर एक चीज़ और भी नोट कर, मेजर साहब बड़े सुकून के साथ जवाब दे रहे थे, मतलब जिस तरह हम अपनी वीडियो में बोलते हैं उस तरह वो नहीं बोल रहे थे, बड़े तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ जवाब दे रहे थे। तो मेजर साहब ने कहा कि मतलब जो चाइना है ना वो पीसफुल नहीं है। उन्होंने कहा आपके नज़दीक वो पीसफुल होगा, तो हमारे नज़दीक वो पीसफुल नहीं है। उन्होंने कहा हमने क्वाड क्यों बनाया चाइना के लिए, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और इंडिया, किसको काउंटर करने के लिए बनाया? मैंने कहा हमने चाइना काउंटर करने के लिए बनाया। तो बातें मैंने सही की हैं। मैंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये पाकिस्तान का आइडेंटिटी क्राइसिस और दो कौमी नजरिया, और शेर शाह सूरी की भी सच बात आई। मैंने कहा कि बाबर 1526 में आया था, पानीपत की लड़ाई हुई, तो उसने अपने लिए काम किया,
शाहजहां ने मकबरा बना दिया अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, ताज महल बना दिया, मतलब उन्होंने जो काम किए। लेकिन शेर शाह सूरी की वो तारीफ कर रहा था, उन्होंने कहा पता नहीं कोई सड़क का नाम ले रहा था, उन्होंने कहा वो दुनिया का शाहकार है वो सड़क। सिर्फ शाहकार नहीं मेरे भाई, वो सड़क उस बंदे की खास बातें दो तीन ये भी थी कि वो जो मुलाजमीन को तनख्वाहें देता था तो अपने हाथ से देता था, और करप्शन उस दौर में उसने ऐसे ख़त्म की थी जैसे गुनाह ख़त्म किए जाते हैं मेरे भाई। उसने सरेआम सर काटे थे करप्ट लोगों के। उसमें ना उसने मुसलमानों को छोड़ा, ना उसने सिखों को छोड़ा, ना हिंदुओं को छोड़ा, ना उसने क्रिश्चियन को छोड़ा, उसने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। और उसकी जंग हराने का सबसे बड़ा सबब यही बना कि जो उमरात है मेरे भाई, जो अयाशी से शुरू से हिले, जिन्हें पता था कि हम अयाशी करेंगे और पैसा खाएंगे, उन्हीं लोगों ने उसे मेरे भाई हरवाया था। और वो एक दलेर आदमी था, वो वज़ीर था मेरे ख्याल बाबर का, वज़ीर नहीं था, कमांडर था फौज का। तो उसे इनवाइट किया गया, तो उसने तलवार के साथ उसका दो हिस्से किए गोश्त के, तो काट कर खाए तो लोग हंसने लगे। तो बाबर ने कहा कि एक दिन तुम देखोगे, इसकी जीदा दलेरी ऐसी है कि ये एक मुल्क का बादशाह बनेगा, जिस मुझे इसके औसाफ नज़र आते हैं। ये साफ बात करता है और किसी से नहीं डरता। ये चीज़ें उसके लिए बहुत मायने रखती थी। और उसके दौर में बाकी उसकी जो आवाम है ना, आम आवाम, वो काफ़ी खुशहाल रही है। उसमें सब लोग शामिल थे, उसमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, सारे लोग शामिल थे। और आज तक इस बड़े हिंदुस्तान के खित्ते की तारीख उठाकर देखो, जिसने भी इसके लिए काम किया है वो या तो मरा है मेरे भाई, या सूली चढ़ा दिया गया। तारीख उठाकर देखो, जितनी भी तारीख पीछे लेकर चले जाओ। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नेट आप साथ। गॉड ब्लेस।